हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया है, ठीक है, जिसमें हमने मोस्टली जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री का जो एरिया था उस फील्ड से क्वेश्चंस को किया था, ठीक है। और उसके आगे फिर हम ये नेक्स्ट पार्ट जो आज का रहेगा हमारा सेट नंबर 2, इसमें भी हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इस सीरीज में, ये आपके आइदर फॉर यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, आइदर फॉर यूपी पीसीएस या फिर उत्तराखंड के लिए, आपका बिहार के लिए, ठीक है, या अदर हरियाणा, एमपी, ऑल इंडिया के जितने स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें जहाँ पर भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आता है उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, खालसा वॉज फाउंडेड बाय। देखिए जो वर्ड है खालसा, ये किस रिलीजन से रिलेटेड है? ये है जो सिख धर्म होता है, सिखिज्म, सिख धर्म से रिलेटेड है, वर्ड है खालसा, ठीक है। तो खालसा की जो फाउंडेशन है वो किसने रखी गई थी, ये पूछा गया है। तो इसकी फाउंडेशन रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। और जो गुरु गोविंद सिंह है ये 10th नंबर के गुरु थे। जो सिखिज्म है, बेसिकली जो सिख धर्म है, सिखिज्म, ठीक है, इसके इसके अंदर जो है 10 गुरु, 10 जो है गुरु रहे हैं। उसके बाद जो है जो लास्ट गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इनके द्वारा खालसा पंथ की फाउंडेशन जो है रखी गई। और ये जो खालसा का जो फाउंडेशन डे है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वैसाखी। वैसाखी का जो त्यौहार होता है सिख धर्म में और पंजाब के अंदर स्पेशली, तो वो खालसा धर्म की जो खालसा जो पंथ है इसकी फाउंडेशन के रूप में मनाया जाता है वैसाखी का त्यौहार, ठीक है। और ये जो शुरुआत की गई थी खालसा की गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ये की गई थी 1899 के अंदर, नॉट 18, दैट्स 16, सॉरी, 1699 के अंदर ये शुरुआत की गई थी, इनिशिएट किया गया था, ठीक है। और जो यहाँ पे खालसा वर्ड है, इसका जो मीनिंग है, एक्चुअल लिटरल मीनिंग अगर जो इसमें हिंदी में बात करें तो इसका मीनिंग आता है टू बी प्योर। टू बी प्योर मतलब शुद्ध हो जाना, है ना। अब देखिए ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है, वो ये कि जो 10 के 10 गुरु हैं उनका सीक्वेंस पर कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो मतलब कि कौन से गुरु किस नंबर पे आए, मतलब किन के बाद कौन थे, किन के बाद कौन थे, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और, जो यहाँ पर सिख धर्म की जो बुक है, होली बुक है ना, जैसे हिंदू धर्म में आपका होता है गीता है, हिंदू धर्म में गीता बुक, गीता है, रामायण है, कुरान होती है आपकी, बाइबल है, ठीक है। उसी तरीके से सिख धर्म में गुरु गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, बुक का नाम है जो होली बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो जो 10th गुरु थे इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को एज अ गुरु मानकर इसको फॉलो अप किया जाता है, ठीक है। और ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये किस भाषा में लिखा गया है? भाषा इन द सेंस की जो जिस लैंग्वेज में लिखा गया है उस स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। उसे लिखा गया गुरुमुखी, गुरु गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। चलिए फिर हम बात कर रहे थे 10 गुरुओं के बारे में, जो पहले गुरु रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन थे? वो थे गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, ठीक है। फिर जो दूसरे गुरु थे, गुरु उनका नाम था गुरु अंगद, गुरु अंगद देव, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर जो थे उनका नाम था गुरु अमरदास, अमरदास। फिर फोर्थ नंबर पर गुरु रामदास, रामदास, ठीक है। फिर हम यहाँ लिख देते हैं फिफ्थ नंबर पे जो थे गुरु, उनका नाम था गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव, ठीक है। फिर से सिक्स नंबर पर, जो छठे नंबर पर जो गुरु थे वो थे गुरु हरगोबिंद, गुरु हरगोबिंद, गुरु हरगोबिंद, गोबिंद, ठीक है। फिर सेवन्थ नंबर पर जो गुरु थे उनका नाम था गुरु हरि राय। हाँ, यहाँ पे थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं सेवन्थ नंबर, ठीक है। गुरु कौन से नंबर है? 7 नंबर है ना, गुरु हर राय, गुरु हर राय, ठीक है। और फिर 8th नंबर पर जो थे उन गुरु का नाम था गुरु हरकिशन, हरकिशन, ठीक है। और जो 9th नंबर पे थे वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर,
गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। और 10वें नंबर पर कौन थे? 10th नंबर पर गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है। तो ये सारे नाम जो हैं इसी क्रोनोलॉजी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये सारी क्रोनोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोनोलॉजी पर कई बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि मतलब कौन सबसे पहले रहे, उसके बाद कौन रहा है, इस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा, खालसा की जो फाउंडेशन है वो किसने रखी थी? जो 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो विरोधाभास होता है, जो एक तरीके से मनमुटाव होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्रिएट हुआ नवाब सिराजुद्दौला के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण था कि देखिए, नवाब सिराजुद्दौला ने जो है ब्रिटिशर्स को, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को, कौन से राइट दे दिए थे? दस्तक राइट्स, ठीक है, जिसमें उनको ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी, फ्री मतलब टैक्स फ्री हो जाते थे वो, ठीक है, जिन चीज़ों पर वो व्यापार करते थे। तो दस्तक राइट बेसिकली, ठीक है, ड्यूटी फ्री पासिस थे बेसिकली इसमें। तो उसका क्या किया था ब्रिटिश ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने उसका मिसयूज़ किया था। तो ये मेन कारण था इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का, ठीक है। अब देखिए, दस्तक राइट का मतलब ये हो गया कि जो व्यापार कर रहे हैं, देखिए आप कोई भी व्यक्ति है, सपोज ए पर्सन जो है आपका किसी एरिया में गया, ठीक है, वहाँ पर कोई किंग है के, ए ने किंग के को सम अमाउंट, मान लीजिए 1 लाख रुपए साल का दे दिया। फिर इन्होंने मतलब एक टैक्स कलेक्शन का राइट, जो इस एरिया में जितना भी टैक्स होगा वो सारा कलेक्शन का राइट जो है किसको मिल गया? ए को। फिर अब राजा को कुछ नहीं मिलेगा भाई, 1 लाख में आप शांति से बैठे रहो, है ना। तो इस तरीके के जो अधिकार होते हैं ये कहलाते हैं दस्तक राइट्स आपके, ठीक है। तो दस्तक राइट जो है ब्रिटिशर्स ने इनका मिसयूज़ किया, क्योंकि देखिए ये तो व्यापार पर था, बट जो इंडिविजुअल पर्सन्स थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स आपस में व्यापार करते थे, उस पर जो टैक्स लगना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। किसको? किंग को, जो राजा था। राजा इन द सेंस की नवाब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये बेसिकली दोनों में मनमुटाव हुआ, जिसकी वजह से बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट की वजह जो थी वो दस्तक राइट थी, मिसयूज़ हुआ, ठीक है। और जो ये मिसयूज़ हुआ दस्तक राइट का, इसकी वजह से एक लड़ाई हुई, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिली, और ये लड़ाई कब हुई थी? 1757 के अंदर। 1857 का जो विद्रोह हुआ उससे 100 साल पहले बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिली। इसके अंदर जो लड़ाई हुई, बेसिकली जो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ा, वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और किसके बीच में हुई? सिराजुद्दौला, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, इनके बीच में ये लड़ाई देखने को मिली, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। जो बंगाल था आपका, ठीक है, उसका लास्ट इंडिपेंडेंट मतलब जो स्वतंत्र नवाब था वो कौन था, ये पूछा गया इसमें, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली जो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब रहा है, देखिए वो तो लास्ट रहा, कौन रहा? एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट वो है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब तो रहा, ठीक, बट इसके साथ ही जब ये नवाब की गद्दी से हट गया सिराजुद्दौला, तो उसके बाद किसकी चीज़ की शुरुआत हो गई? शुरुआत हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर की, ब्रिटिश कंपनी के एम्पायर की जो है वो शुरुआत हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो नवाब आए वो क्या रहे? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ वफादार रहे, उनकी लॉयल्टी बेसिकली फॉलो करते रहे वो, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है 2 जुलाई 17, ठीक है। तो देखिए, ये जो 2 जुलाई 1757 की जो डेट है, इस डेट में जो सिराजुद्दौला है इसको मार दिया गया था, किसके द्वारा? मोहम्मद अली बग के द्वारा, अली बग की द्वारा इसको मार दिया गया था। और अली बग कौन था? इसको ऑर्डर किसने दिया था मारने का? इसको मारने का ऑर्डर दिया था मीर मैरून ने, मीर मैरून ने, ठीक है। तो 2 जुलाई, देखिए ये कौन सी लड़ाई चल रही थी? बेसिकली इस टाइम पर कौन सी लड़ाई चल रही थी आपकी? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध है वो इस टाइम पर देखने को मिला, ठीक है। और मीर अली बग ने सिराजुद्दौला को मारा था इस टाइम पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नाम है एक मीर जाफर,
है ना। तो मीर जाफर जो है ये 1760 से लेके 63 तक 1763 तक के बीच में जो है ये नवाब ऑफ बंगाल रहा है, ठीक है, आफ्टर सिराजुद्दौला। मीर जाफर जो है नवाब रहा, बट ये कहाँ पर रहा, अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब ये डिपेंडेंट नवाब रहा, डिपेंडेंट डिपेंडेंट नवाब था ये, ठीक है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट नवाब सिराजुद्दौला, और ये जो आपका मीर जाफर है ये डिपेंडेंट नवाब बना, ठीक है। अब देखिए डिपेंडेंट नवाब बन रहा था, और ये जो है आपका मीर कासिम भी आपका क्या रहा है, डिपेंडेंट नवाब रहा है बंगाल का अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिराजुद्दौला। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, जो वॉर्स है, एंग्लो मराठा वॉर, मैसूर वॉर, बर्मीज वॉर, सिख वॉर, इनके बारे में और उनके ईयर्स के बारे में दिया गया है। तो देखिए अगर जो हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम एंग्लो मराठा वॉर के बारे में देखते हैं। जो एंग्लो मराठा वॉर है, तो इसकी जो पहली लड़ाई हुई थी एंग्लो मराठा वॉर की फर्स्ट वॉर, ये कब हुई है, 1775 में से लेकर 75 से सॉरी 82 के बीच में, ठीक है, 75 से लेकर 82 के बीच में ये लड़ाई देखने को मिली। और फिर सेकंड जो वॉर हुई, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, देखिए मैं ईयर बता रहा हूँ, समटाइम्स ये क्रोनोलॉजी पे और इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है, तो वो आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सेकंड जो वॉर हुई थी एंग्लो मराठा वॉर, ये हुई 1803 से लेके 1806 के बीच में। और जो थर्ड वॉर है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से लेकर 1818 के बीच में देखने को मिली, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर थी, इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। ये एक्चुअली लड़ाई जो है शुरू हुई थी विद द स्टार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ सूरत। जो ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था, ट्रीटी ऑफ सूरत, ठीक है, सूरत साइन किया गया था, उसकी उसके साथ ही ये लड़ाई बेसिकली, जब ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुआ 1775 के आसपास में, तो उसके साथ ही ये लड़ाई शुरू हो गई थी। और इस लड़ाई का जो अंत हुआ, तब उस टाइम पर जो ट्रीटी हुई वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट एंग्लो वॉर में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। तो फर्स्ट एंग्लो वॉर में जो है ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई नाम की जो है जगह पे, बेसिकली जगह है ये मराठा में, महाराष्ट्र के अंदर। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है साइन हुई थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के अंदर, ठीक है। और इसी के दौर साथ ही जो पहली मराठा वॉर है वो खत्म हुई थी। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए 75 से 82 के बीच में है, यहाँ पर ये समथिंग कुछ और ही दिखा हुआ है ना, क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। चलिए फिर हम बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैसूर की आगे, ठीक है। तो अगर जो मैसूर की बात करें, तो चलो मैसूर के बारे में भी जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो मैसूर की जो पहली लड़ाई हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ मैसूर, वो हुई थी आपकी 1767 में, 1767 से लेकर 69 के बीच में। सेकेंड वॉर हुई आप इस यहाँ पे 1780 से लेकर 84 के बीच में। और थर्ड वॉर ऑफ मैसूर जो हुई वो हुई आपकी 80 के बाद फिर आपका 1790 से लेके 92 के बीच में। और इसके बाद ये लास्ट वॉर हुई थी 1799 में, ठीक है। जो 1799 की वॉर थी, इसमें जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान, ठीक है, इसको मार दिया गया था, ही वॉज किल्ड, ठीक है। यहाँ पर इसकी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अगर जो हम बात करें फर्स्ट वॉर जो है आपकी, और इसके साथ में जो ट्रीटी थी फर्स्ट वॉर के साथ में, वो था, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई। सेकेंड वॉर के साथ में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई। और जो थर्ड वॉर थी इसके साथ में, थर्ड वॉर के साथ में जो ट्रीटी था उसका नाम था ट्रीटी ऑफ रंगपट्टनम, ठीक है। श्री स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, पट्टनम, ठीक है, आप समझ लीजिए। रंगपट्टनम जो ट्रीटी थी वो साइन हुई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के साथ में। और फोर्थ में तो कोई ट्रीटी का मतलब ही नहीं बना, क्योंकि देखिए सुल्तान जो आपका टीपू सुल्तान था उसको मार दिया गया था इस टाइम पर, ठीक है। तो अभी देखिए सेकंड ऑप्शन पे हम बात कर रहे थे, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई, 1792। तो हमने यहाँ पर भी देखा 1790 से 92 के बीच में थर्ड मैसूर वॉर हुई, इसमें श्रीरंगपट्टनम जो है वो एज अ ट्रीटी साइन हुई थी। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। चलिए फिर हम आगे बात कर लेते हैं फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। जो फर्स्ट बेसिकली एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी, ये हुई थी आपकी 1824 से 26 के बीच में, ठीक है। तो ये जो मैच है आपका थर्ड मैच, ये भी बिल्कुल सही बैठता है। और इसके साथ में जो ट्रीटी साइन हुई थी
वॉर के साथ में, बर्मीज वॉर के साथ में। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ यांडोवा, ट्रीटी ऑफ यांडोवा। क्लियर। फिर सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो है, बेसिकली अगर जो हम एंग्लो सिख वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो है ये आपकी हुई थी 1848 के अंदर, 1848 के अंदर से लेकर आपकी 49 तक ये वॉर चली थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 45 लिखा हुआ, 46, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, देखिए सेकंड और थर्ड कहाँ पर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछा गया था सही करेक्टली मैच करना था आपको, तो ये दोनों करेक्टली मैच्ड हैं, बाकी अनकरेक्ट मैच है, बाकी ये सारे भी आपको मैंने बता दिए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूसेस द रेलवे इन इंडिया इन ऑर्डर टू, देखिए जो ब्रिटिशर्स है बेसिकली, अंग्रेजों की बात करते हैं या ब्रिटिश की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, तो इन्होंने जो रेलवे है वो किस लिए चलाई थी भारत के अंदर, उसका पर्पस क्या था। तो उसका मेन पर्पस था कि जो ब्रिटिश का जो व्यापार है, कमर्शियल व्यापार है, ठीक है, तो उसमें क्या हो, फैसिलिटी मिले, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है कि सेना को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, या जो ऑफिशियल्स हैं उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचना है, तो उसके लिए उनको कन्वीनियंट हो। ठीक है, इस वजह से इन्होंने रेलवे की शुरुआत करी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टू फैसिलिटेट ब्रिटिश कमर्स, कमर्स मतलब जो व्यापार है, और जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए। ठीक है, ना कि इंडियंस के लिए, ये इन्होंने खुद के लिए बनाई थी बेसिकली। और जो अगर जो हम बात करें तो फर्स्ट जो रेल है, फर्स्ट रेल जो ट्रेन है वो कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 के अंदर। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने। ठीक है, और ये कितना लंबा ट्रैक था, ये लगभग 34 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था वहाँ पर ये चली थी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच एनेक्सेशन, फॉर द एनेक्सेशन ऑफ विच इंडियन किंगडम। ठीक है, इंडियन किंगडम मतलब कौन सा राज्य बेसिकली, या कुछ प्रांत, उसके बारे में बात कर रहा है। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज नॉट फॉलोड। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो हिंदी मीनिंग होता है, हड़प की नीति, मतलब आप जाओ कब्जा कर लो और अपना राज्य स्थापित कर लो वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके की जो पॉलिसी है वो किस राज्य पर लागू नहीं होती। ठीक है, सतारा, नागपुर या पंजाब या झांसी। ठीक है, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो नीति है, हड़प की नीति जिसे कहते हैं हिंदी में, तो वो पंजाब पर लागू नहीं होती। ठीक है, क्योंकि पंजाब को जो है वो एनेक्स किया गया था, अपने अंदर शामिल किया था, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने इसको पंजाब, पूरे पंजाब प्रांत को, मतलब जो आपका इंडिया का भी पंजाब है और जो पाकिस्तान लाहौर वाला जो पूरा पंजाब प्रांत है, उसको अंडर ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इसने लिया था। ठीक है, और इसी दौरान जो है एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर कौन सी वाली, सेकंड वाली एंग्लो सिख वॉर जो है, सेकंड नंबर की, दूसरी सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो 1849 के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पंजाब, जो डलहौजी के द्वारा एनेक्स किया गया था। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर तीन नाम दिए हुए हैं, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला व द नवाब ऑफ, ये कहाँ के नवाब थे बेसिकली। अगर जो हम बात करें आज की डेट में, तो प्रेजेंट टाइम पे जो इंडिया है, इंडिया का जो बंगाल था उस टाइम पर, तो बंगाल था। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, नवाब कहाँ के, बंगाल के हैं। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बंगाल। तो उस टाइम पर जो बंगाल था, ठीक है, वो आज की डेट में क्या है, वेस्ट बंगाल प्लस आपका जो उड़ीसा वाला इलाका है, उड़ीसा प्लस आपका बिहार। ठीक है, तो ये तीन स्टेट्स मिलकर बंगाल बनती थी। तो इन तीनों जगहों के ये अलग अलग बेसिकली एरियाज पे नवाब हुआ करते थे, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। देखिए गुरु नानक जो है, ये इनका जो बर्थ प्लेस है ये कौन सा है। देखिए गुरु नानक, हमने अभी जो पहला क्वेश्चन था हमने उसमें बात करी थी, जो फर्स्ट सिख गुरु थे वो कौन थे, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। ठीक है, ये फर्स्ट सिख गुरु थे। ठीक, तो इनका जो बर्थ प्लेस है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, ये पूछा गया है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, तो देखिए एक्चुअली इनका जो बर्थ प्लेस है, हम लोग अगर जो बात करें तो हमें आज की डेट में ये पता है कि इनका जो बर्थ प्लेस है वो कौन सा है, ननकाना साहिब, ननकाना साहिब। ठीक है, जो गुरु नानक देव का जो है बर्थ प्लेस, और ये कहाँ पर है आपका, प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है,
क्लियर। और ये फर्स्ट गुरु थे आपके, ठीक, इसकी बात कर ली हमने। और इनका जो बर्थ हुई थी, बेसिकली जन्म की बात करें तो वो डेट है इंपॉर्टेंट, 15 अप्रैल 1469 को, ठीक है, 15 अप्रैल 1469 को इनकी बर्थ हुई थी। अब देखिए, ये तो ननकाना साहिब जो है बेसिकली वो कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में कहाँ पर, देखिए अमृतसर तो हो नहीं सकता, गुरदासपुर भी नहीं हो सकता, ठीक है, लाहौर भी नहीं है, ये कहाँ पर है, तलवंडी। तलवंडी जो जगह है, ठीक है, तलवंडी जो पाकिस्तान के अंदर, वहीं पर ये जगह है, और वहीं पर है ननकाना साहिब, ठीक है। ये दोनों सेम प्लेसेस है बेसिकली पाकिस्तान के जहाँ पर ननकाना साहिब सिचुएटेड है, ठीक है। मतलब पहला नाम था ये तलवंडी, ठीक है। और एक्चुअली तलवंडी के एक्चुअल नाम की बात करें तो वो नाम था राय भोई दी तलवंडी, राय भोई दी तलवंडी, जिसे आज की डेट में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। लाहौर के पास में है, बेसिकली लाहौर में नहीं है, लाहौर के पास में, नियर बाय लाहौर, लाहौर, ठीक है, क्लियर। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1539 के अंदर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ये जो थे आपके, ये तो पहले सिख गुरु थे। इनके जो एक वो थे बेसिकली, जो इन्होंने अपॉइंट किया था एक व्यक्ति को, जिनका नाम था लाहना भाई लाहना, ठीक है, एज अ सक्सेसर। मतलब उनका जो वंशज थे, मतलब जो उनके बाद जो है ये जो गुरु का कार्यभार है संभालेंगे, वो थे भाई लहना। और जो भाई लहना ही है, बाद में जाकर इनका क्या नाम बना, गुरु अंगद, गुरु अंगद, अंगद, ठीक है। जो गुरु अंगद हैं वो यही हैं, ठीक है। कभी कई बार हो सकता है पूछा जाए कि गुरु अंगद का जो एक्चुअल नेम है वो क्या था, भाई लहना, ठीक है। अब देखिए, अमृतसर की बात आई तो अमृतसर के अंदर क्या है, गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल आपको देखने को मिलता है। और गोल्डन टेम्पल का जो नाम है एक्चुअली वो क्या है, श्री हरमिंदर साहिब, हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि द विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में किया हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, हड़प की नीति, वो किसके संबंधित है, डलहौजी से, लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी के कार्यकाल में ही जो है फर्स्ट जो आपकी रेलवे है वो स्टार्ट की गई थी, ठीक है, फर्स्ट रेलवे लॉर्ड रिपन का। और इसके टाइम पीरियड की हम बात करें अगर, जो डलहौजी के, ये कब से कब तक था, 1848 से लेकर 1856 के बीच में ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है। लॉर्ड रिपन की हम बात करें अगर, जो तो रिपन जो है वो 1880 से लेकर 84 के बीच में, ठीक है, गवर्नर जनरल कह लीजिए। बेसिकली देखिए, ये ऐसा टाइम आ गया जब वॉइस रॉय हुआ करते थे, नॉट अ गवर्नर जनरल, ठीक है। क्योंकि 1856 के बाद, 7 के बाद जो विद्रोह हुआ, इसके बाद से जो ये पद था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको क्या कन्वर्ट कर दिया गया, वॉइस रॉय के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। फिर हम बात करें लॉर्ड बेंटिक की, दैट इज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है ये आपके गवर्नर जनरल थे, कब से, 1828 से लेकर 33 के बीच में। और लॉर्ड कर्जन जो है ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से लेके 1905 के बीच में क्या रहे, वॉइस रॉय रहे भारत के, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी में भी समटाइम्स मे बी आस्क्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट झांसी वॉज मेड अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू। ठीक है, झांसी, अभी हमने क्वेश्चन किया था कि कौन सा स्टेट है जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर नहीं आता है, वो कौन सा था, पंजाब, ठीक है। उसके बाद जो जितने स्टेट थे, झांसी, सतारा, ठीक है, वो सब क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इससे संबंधित जो गवर्नर जनरल की बात करते हैं वो कौन है, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस। देखिए पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस का मतलब ये हो गया कि आपने कोई क्षेत्र जीत लिया और जीतने के बाद आप ये कहते हैं कि आपका यहाँ पर राज रहेगा, आप उसके नाम पर, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन यू आर गोइंग टू आप राज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम पर आप राज कर सकते हैं, बट अल्टीमेट जो पावर है वो किसके पास रहेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो एक तरीके से सब्सिडरी अलायंस ये सब रहती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन है, द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इन इंडिया। भारत में सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन गया, ठीक है।
ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पुर्तगीज। पुर्तगीज जो है वो भारत में, देखिए सबसे पहला जो पुर्तगीज आया था वो कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था, ठीक है। ये कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप होते हुए, ठीक है, भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? यह आया था आपका, जो एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 14 मई 19 नॉट 19 दैट आई थिंक नॉट 14 मई, 17 मई, ठीक है, 17 मई को आया था 1498 को, ठीक है, 1498 को। मतलब ये 1498 की बात कर रहे हैं तो ये कह लीजिए आप 15वीं शताब्दी में, ठीक है, जो एंड हो रही थी 15th सेंचुरी के एंड में ये आया था। और देखिए बेसिकली अगर जो 15th सेंचुरी के एंड में हम बात करें तो जो 1500 के आसपास का जो टाइम पीरियड था, इसी टाइम पर जो है मोस्टली जो यूरोपियंस है वो भारत में आना शुरू हुए। तो सबसे पहले आने वाला पुर्तगीज था। ये तो एज अ सेलर आया था, बट इसके बाद जो इसकी कंपनी आई थी बेसिकली, जो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, क्योंकि कभी कहाँ है, यूरोप में है तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो रहेगी रहेगी। तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ व्यापार करने जब आई थी, वो आई थी आपकी 1510 के अंदर, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। और उसके बाद फिर हम बात करें कि पुर्तगीज़ के बाद कौन आया? पुर्तगीज़ के बाद आए थे डच, मतलब पुर्तगीज़ आए, फिर डच आए, फिर आपके इंग्लिश ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद लास्ट में आए थे फ्रेंच, ठीक है। तो सबसे पहले आने वाले तो पुर्तगीज़ हो गए, और सबसे लास्ट में जाने वाले वो भी आपके कौन रहे? पुर्तगीज़। देखिए जो 1961 में जो गोवा है आपका, गोवा और दमन एंड दीव, ये वाले जो यूनियन टेरिटरी है और ये जो स्टेट है, इसको भारतीय सेना ने पुर्तगीज से आज़ाद कराया था, ठीक है, लिबरेशन कराई थी, आज़ादी दिलाई थी, ठीक है, सैन्य कार्रवाई हुई थी, उसके बाद फिर ये आज़ाद हुए थे एज अ स्टेट। और पहले तो यूनियन टेरिटरी थे, उसके बाद ये स्टेट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पुर्तगीज। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द फर्स्ट बैंक टू लिमिट लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1981, नॉट 19, दैट्स 1881, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गई यहाँ पे, करेक्ट कर लीजिए। दैट इज 1881 के अंदर जो पहला भारतीय बैंक है जिसको भारतीयों के द्वारा बनाया गया और उसको मैनेज किया गया भारतीयों के द्वारा ही, वो कौन सा था? वो था आपका उद बैंक या अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। और अवध कमर्शियल बैंक या उद बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? वही 1881 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर नाम दिया हुआ हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक। हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1943 के अंदर, ठीक है। और पंजाब एंड सिंध बैंक, इसकी शुरुआत कब हुई? 1908 के अंदर। और जो डेट की बात करें तो 24 जनवरी में, ठीक है। और ये पीएनबी है आपका, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी स्थापना हुई थी 1894 के अंदर। देखिए सबसे पहले तो आपका अवध कमर्शियल बैंक बना, उसके लगभग 13 साल बाद पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी 19 मई को, कहाँ पे? लाहौर के अंदर, ठीक है। बट नाउ इट इज़ अ इंडियन बैंक, ठीक है। जो आपकी सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, जो गवर्नमेंट सेक्टर में बात काम करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट सेकंड नंबर पर आती है आपकी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। सबसे ज़्यादा कस्टमर इसके हैं, उसके बाद फिर इसके कस्टमर्स बनते हैं भारत में, ठीक है। तो ये थे आज के जो हमारा ये पार्ट था, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थे उद कमर्शियल बैंक। पार्ट सेकंड जो था हमारा सेक्शन, पार्ट सेकंड, पार्ट टू प्रैक्टिस सेट का हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सून मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।